सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, खाना पकाने के दौरान पोषण तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थ के अंकुरण किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्यों को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण चल रहा था, उसमें हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं जिसका नाम था संयोजन यानी कि कम्बिनेशन। इसमें जो है हम लोग विभिन्न विभिन्न जो है अनाजों का प्रयोग करके, सब्जियों का प्रयोग करके, पनीर का प्रयोग करके और अपने क्या कर रहे थे, बहुत ही आर्थिक रूप से मतलब कि दबाव ना डाल के आर्थिक क्या कहते हैं, जो हमारा आर्थिक रूप है, आर्थिक स्थिति है, उस पर दबाव न डालते हुए हम लोग क्या कर रहे थे, भोजन में पौष्टिकता का संवर्धन कर रहे थे। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अंकुरण करके, ठीक है, क्या करके, अंकुरण करके जो है यानी कि जर्मिनेशन करके कैसे हम लोग जो है पौष्टिकता को क्या कर सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं। पौष्टिकता को कर सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं। तो चलिए आज के चैप्टर पर चलते हैं। चलिए देखते हैं कि अंकुरण क्या होता है। ठीक है, अंकुरण क्या होता है, अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन। ठीक है, थंबनेल में आप लोग देख लेंगे कि अंकुरण कैसे होता है और आप लोग इसको घरों में प्रयोग भी करते होंगे। कहते होंगे कि अंकुरित अनाज जो है बड़ा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन किस तरह फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, और जो है कैसे ये अंकुरित होता है, इसका महत्व क्या क्या है, इस चीज़ों को हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो अंकुरण के बारे में पहले जान लेते हैं कि अंकुरण क्या होता है। तो अंकुरीकरण जो होता है, भोज्य पदार्थ में पौष्टिकता बढ़ाने को वह विधि है जिसके द्वारा आहार में बिना किसी लागत के बढ़ाए पोषक तत्वों को बढ़ाया जाती है। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है, कहने का मतलब बढ़ जाता है। इसमें लागत नहीं लगता है कोई भी, और आपका पोषक तत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो जल्दी पच भी जाता है। पच क्यों जाता है, क्योंकि जो है इसमें जो है रफेज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, रफेज का निर्माण हो जाता है, इसलिए आसानी से पच भी जाता है। अंकुरीकरण केवल साबुत अनाजों एवं साबुत दालों में ही किया जा सकता है। साबुत अनाज में साबुत दाल मतलब क्या, कि जो छिलके वाले हैं अनाज, ठीक है, जिनको बोने पर जो जम जाता है। अब आप मान लीजिए कि जो चने की दाल है, उसको दरने के बाद यानी कि मिल में दाल निकालने के बाद वो कहाँ से अंकुरित हो पाएगा, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। और जो साबुत चना होगा वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। ठीक है, तो वही बात हो रही थी कि साबुत जो है चना अनाज होता है और साबुत जो दाल होती है उसी को अंकुरित किया जा सकता है। अंकुरीकरण के इन अनाजों और दालों में क्या होता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ये अधिक पौष्टिक बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, अधिक पौष्टिक बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अंकुरीकरण का प्रोसेस है इसमें कोई लागत नहीं लगता है। लागत जो है 9 के बराबर लागत लगती है, कोई लागत ही नहीं लगता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है। ठीक है, और इसके अंकुरीकरण से क्या होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है, इसकी पौष्टिकता अधिक हो जाती है। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जल्दी पच भी जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें रफेज का निर्माण हो जाता है। अभी आगे हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में जो है अंकुरण होगा, इस पर में ध्यान देना है। तो नमी तथा आर्द्रता माने कि ह्यूमिडिटी होना जरूरी है। ठीक है, देखिए सामान्यतः बीजों में 7 से 10% नमी होती है, आर्द्रता होती है, पहले से ही 7 से 10% नमी होती है। इतनी बीज सामान्यतः बीज अंकुरित, इससे जो है, इससे क्या होता है, इतने से जो है, इतने नमी से बीज अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, बीज अंकुरित होने के लिए नमी की अति आवश्यकता होती है। बीज अंकुरित तभी होता है जब बीज कोशिकाओं के जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म में पानी संतृप्त हो जाता है और रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कोशिका होती है, ठीक है, मान लीजिए कि क्या है ये, ठीक है, ये है कोशिका। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, यह न्यूक्लियस, ये है सेल वाल, मतलब कि सेल वाल है, बाहर का दीवार है। इसके बीच में जो दोनों के बीच में जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जब तक ये पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं होगा पानी से, ठीक है, जब तक ये पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं होगा पानी से, तब तक जो है क्या नहीं होने वाला है, हमारा जो
अंकुरण की प्रक्रिया वो प्रारंभ नहीं हो सकती है। ठीक है, रासायनिक क्रिया आरंभ नहीं होगी, और रासायनिक क्रिया आरंभ नहीं होगी तो जो है अंकुरण का क्रिया प्रारंभ नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो है 7 से 10% जो है क्या होता है उसमें पहले से ही नमी होती है, लेकिन इतनी नमी जो है काफ़ी नहीं होती है और अधिक होती है कब तक, जब तक जो है हमारा सेल का जीव द्रव्य क्या नहीं हो जाए, संतृप्त न हो जाए, तब तक रासायनिक क्रिया आरंभ नहीं होगी। और तब उसके बाद नहीं होगी तो क्या होगा, रासायनिक क्रिया आरंभ नहीं होगी तो क्या होगा, अंकुरण की स्थिति नहीं आएगी। तो जो है उसको संतृप्त करना जरूरी होता है। कभी भी देखिएगा चना भिगोने के बाद जब मम्मी रखती है पोटली में, किसमें, कपड़े की पोटली में, तो जो है वहाँ पे अंकुरण होता है। तापमान पे आते हैं, तापमान भी बहुत जरूरी होता है। बीजों के अंकुरण एवं उचित तापमान पर ही होता है। तापमान बहुत अधिक होने अथवा बहुत कम होने पर बीज जो है अंकुरित नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दिए होंगे। ठीक है, बहुत ठंडी का मौसम है, आप उसको रखेंगे तो अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो बीजों का अंकुरण है वो तापमान पे भी निर्भर करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत अधिक टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर पे जो है अंकुरित नहीं होता है। बीजों का अंकुरित होने का जो तापमान का रेंज है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन की क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा बीजों से संचित भोजन का अपचय करके प्राप्त होती है। ठीक है, जो अंकुरण की क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा कहाँ से मिलता है, बीजों में संचित भोजन का अपचय करके प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अंकुरण करने की विधि क्या है, इस चीज़ को हम लोग सभी जानते हैं और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी जो है थोड़ा सा वो कर लेते हैं। अंकुरण कैसे किया जाता है बताइए। पहले इसको भिगोया जाता है, फिर स्प्राउटिंग की जाती है, मतलब कपड़े में। तो 2 पार्ट में होता है ये। देखिए कैसे भिगोने वाले प्रोसेस में क्या है कि यह अंकुरण की पहली अवस्था है। इस अवस्था में पोषण के हिसाब से महत्वपूर्ण अवस्था है। भिगोने के समय बीजों के अंकुरण का गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है, जो भिगोने का समय होता है वह भी कितना देर तक भिगोए हैं वो भी बीजों के अंकुरण पर गहरा प्रभाव डालता है। क्यों, देखिए अगर थोड़ी देर भिगोएंगे तो जो उसका प्रोटोप्लाज्म होगा, जो इसका प्रोटोप्लाज्म होगा सेल का, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये वाला पार्ट, इन दोनों के बीच वाला, ये प्लाज्म जो है पूरी तरह संतृप्त नहीं हो पाएगा। तो कहाँ से अंकुरण होगा, इस बात को ध्यान दीजिए, कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, तो उसको जो है उस प्रोटोप्लाज्म को क्या करना जरूरी है, संतृप्त करना जरूरी है। जब देखिए पूरा भीगा हुआ चना ही अंकुरित होता है। मैं चना का बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि घरों में चना जो है मतलब कि अधिकतर घरों में चना जो है क्या किया जाता है, स्प्राउटिंग की जाती है, उसकी जर्मिनेशन किया जाता है, अंकुरित करके लोग खाते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर बीजों को 10 से 12 घंटे तक भिगोया जाता है। जब 10 से 12 घंटे तक भिगोएंगे तो पूरा चांस है कि क्या होगा, अंकुरण होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब कुल्ले फूटने यानी कि स्प्राउटिंग की बात हो रही है। ठीक है, देखिए यह दूसरी अवस्था है। भीगने के बाद फूले हुए बीज को एक गीली सूती कपड़े में बांध कर लटका दीजिए। अच्छा, सूती कपड़ा का क्या बात क्यों किया जा रहा है यहाँ पे। सूती कपड़ा में जो है तीसरा पार्ट हमारा क्या था, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन आसानी से आर पार हो सकता है, मतलब हवा जो है आसानी से आर पार कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए सूती कपड़े पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। प्लास्टिक में अगर बांध देंगे उसको तो नहीं स्प्राउटिंग होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है नहीं पहुँचेगा। ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे के लिए एक उचित तापमान पर छोड़ दिया जाए। उचित तापमान क्या था बताइए, 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जैसे क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है एकदम साफ साफ दिखता है आर पार, वैसे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि मतलब कि हाँ तभी जो है आप क्या हो पाएगा और कूले फूटने लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्प्राउटिंग के लिए क्या क्या आवश्यक है। सूती कपड़ा आवश्यक है। 10 से 12 घंटे जो है इसको भिगोइए, 10 से 12 घंटे उसको लटकाइए। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग जो है पढ़े हैं अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। उसमें क्या थी, नमी और आर्द्रता थी। 7 से 10% जो है, 7 से 10% क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है 7 से 10% नमी पहले से होती है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। उससे काम नहीं चलेगा जब तक जीव द्रव्य जो है पूरी तरह संतृप्त नहीं होगा, पूरी तरह संतृप्त नहीं होगा, रासायनिक क्रिया नहीं होगी और जो है मतलब कि स्प्राउटिंग क्रिया प्रारंभ नहीं होगी। तापमान उचित चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। 25 से 35 डिग्री के बीच में जो है सामान्य तापमान होना चाहिए। ऑक्सीजन भी जरूरी होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तभी जो है उसके अंदर का ऊर्जा जो है क्या होगा, क्रिया करके जो है स्प्राउटिंग में भाग लेगा। और दूसरा पार्ट था कैसे कौन कौन सी विधि है। तो पहले उसको भिगोया जाता है, भिगोने के बाद जो है सूती कपड़े में डाल के क्या किया जाता है, उसको 10 से 12 घंटे छोड़ दीजिए, अपने आप हो जाएगा। अब देखिए अंकुरण का महत्व क्या है, इस पे आते हैं कि अंकुरण का महत्व क्या है।
बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। अंकुरण का महत्व क्या है देखिए। अंकुरण के समय बीजों में बहुत रासायनिक क्रियाएं होती हैं। रासायनिक क्रियाएं क्या होती है, बहुत होती हैं। यह जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस होता है, संश्लेषण होता है यानी सिंथेसिस होता है, अपचय यानी कि ब्रेक डाउन होता है, तथा बहुत से एंजाइम क्रियाएं हो जाते हैं, जैसे एमाइलेज, प्रोटीन, बहुत से एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से एंजाइम क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, जैसे एमाइलेज होता है, प्रोटीन होता है, फाइटेज होता है, साइटेज होता है आदि जो है, इससे इनका पोषण मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब अंकुरण होता है तो उसमें हाइड्रोलिसिस होता है, संश्लेषण होता है, ठीक है, यानी अपघटन होता है, संश्लेषण होता है और अपचय होता है यानी कि ब्रेक डाउन होता है। और क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम्स हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, एमाइलेज, प्रोटीन, फाइटेज, साइटेज आदि से इनका जो है पोषण मूल्य अधिक बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए चने एवं मटर में अंकुरण के 24 घंटे बाद उसमें विटामिन सी की मात्रा 196 मिलीग्राम तक पाई जाती है। चने एवं मटर में अंकुरण के 24 घंटे बाद विटामिन सी की मात्रा जो है 196 मिलीग्राम तक पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है कि अंकुरण के बाद विटामिन सी की मात्रा भी उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होती है, विटामिन सी की मात्रा भी बढ़ जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे थायमिन हो गया, राइबोफ्लोबिन हो गया, नियासिन हो गया, बायोटिन हो गया आदि मात्रा भी बढ़ जाती है। देखिए आप थायमिन, राइबोफ्लोबिन, नियासिन, बायोटिन ये सब बी कॉम्प्लेक्स में पढ़े हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि सब बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं। और बी कहने का मतलब है कि विटामिन बी जो है अच्छी मात्रा में मिलता है किसके में, अंकुरित अनाजों में, ठीक है। मुक्त लौह लवण भी की मात्रा भी बढ़ जाती है। जो मुक्त लौह लवण होता है, लौह लवण से क्या होता है, हमारे आयरन बढ़ने शरीर में क्या होता है बताइए, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, जिससे ब्लड काउंट भी बढ़ जाता है। अब देखिए उसमें पढ़े थे कि क्या होता था बताइए, उसमें जो है जब विभिन्न प्रकार की जब क्रियाएं हो रही थी तो उसमें जो एंजाइम बढ़ रहे थे उसमें प्रोटीन भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो प्रोटीन बढ़ने से क्या होगा, प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। भोजन में पाचनशीलता बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि रफेज का निर्माण हो जाता है। हानिकारक तत्वों की मात्रा में कमी आती है, जैसे अनाजों एवं दालों में जो हानिकारक तत्व होते हैं, टैनिन होता है, ठीक है, एवं फाइटेट होता है, ठीक है, यह भी उपस्थित अधिक होता है, ठीक है। अनाजों एवं दालों में क्या होता है, हानिकारक तत्व जैसे टैनिन होता है, फाइटेट होता है, अभी ये की उपस्थिति अधिक होती है, जिससे अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता घट जाती है, ठीक है। लेकिन अंकुरित बीजों में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, अंकुरित बीजों में ठीक इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ट्रिप्सिन इन्हिबिटर एंजाइम की क्रियाशीलता के अंकुरण से घट जाता है, जिससे प्रोटीन की जैविक मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, प्रोटीन का जैविक मूल्य बढ़ जाता है। फिलहाल देखिए हम लोग ये तो जानते थे कि जो अंकुरित अनाज होता है वो फायदेमंद होता है, पोषक होता है, लेकिन क्यों होता है हम लोगों ने आज इसको जाना, ठीक है। क्या जाना कि हमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जा रही है, आयरन की मात्रा बढ़ जा रही है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जा रही है। जो टैनिन और फाइटेज जैसे क्या हैं मतलब हानिकारक तत्व हैं वो भी कम हो जा रहे हैं, ठीक है, उनकी मात्रा भी कम हो जा रही है। अब देखिए उपचारात्मक आहार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उपचार मतलब कि एक तरह से उपचार करने हेतु में कब्ज के मरीजों को जो है अंकुरित चना तथा दालें देना बहुत लाभदायक होता है। अंकुरित चना और दालें देना, कब्ज का मरीज मतलब कि जिसका पाचन तंत्र क्या है, गड़बड़ है, पाचन तंत्र क्या है, थोड़ा सा खराब है, उसके लिए जो अंकुरित चना है चाहे दाल देना लाभदायक होता है। क्योंकि छिलके में उपस्थित सेलुलोज, पता है ना, जो छिलकों में उपस्थित सेलुलोज होता है एक वल्क के रूप में कब्ज को ठीक करने के कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, ये ठीक करने का काम भी करता है, किसको, कब्ज को, ठीक है। मेथी के दाने को अंकुरित करके उसका कड़ापन को कम किया जा सकता है। और मेथी भी खाना हो तो मेथी भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा स्रोत होता है आयरन का, तो उसको भी जो है मतलब स्प्राउट करके खाया जा सकता है, वो नरम भी हो जाएगा, उतना टाइट भी नहीं रहेगा। 24 घंटे जर्मिनेशन के बाद जो है 7 से 8 ग्राम पर 100 ग्राम पे क्या होता है, विटामिन सी का कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।